नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 7 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम नहीं थी। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता है उस दिन हम अपने तरफ से 2 या 3 वीडियो आपको सजेस्ट करते हैं और आने वाले शिफ्ट में वहां से प्रश्न आपको देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। बहुत सारे बच्चे की कमेंट आए हैं कि सर जो वीडियो आप देते हैं उसमें साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रख दीजिए। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो देखने के बाद, ये जो 10, 15, 20 मिनट की वीडियो होगी, इसके बाद आपको दर्पण सूत्र में कोई भी प्रॉब्लम, 2-4 तरीके का यहाँ न्यूमेरिकल देखेंगे हम, ओम का नियम, दर्पण इत्यादि से। इसके बाद अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों एक बात और, दोस्तों आप लोग वीडियो इतने लोग देखते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल कम आता है। खैर लाइक तो आप अपने हिसाब से करेंगे, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर ही दीजिएगा। क्या होता है, लाइक में आपका तो कुछ जाता नहीं, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पहला ही प्रश्न न्यूमेरिकल से रखा है। ये प्रश्न को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा परिचय करवा दूं दर्पण से, तब आप आराम से खुद ही बना सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सूत्र होती है दर्पण का, जो मैं पहले से बताते आया हूँ। दर्पण और लेंस के सूत्र में सिर्फ साइन की जो है फर्क होती है, इस बीच में माइनस आ जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है आपका दर्पण का सूत्र। अब v, u और f क्या है ये आपको आना चाहिए। चूंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ तो हिंदी में ही बोलूँगा। तो f बराबर है फोकस दूरी, क्या होता है, फोकस दूरी। v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। और u बराबर क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में बहुत फर्क है, इसीलिए अलग अलग है ना। प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बनेगा उसकी दूरी, और वस्तु की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है वो वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। तो चलते हैं, ये तो हो गया आपका नामकरण कि इसका आपने नाम सीख लिया। अब थोड़ा सा दर्पण से मुलाकात कर लीजिए, फिर आपका जो है ये न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है आपका अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे, इसमें जो है ना राइट साइड ऐसे निकला रहता है ना, ऐसे ऐसे जो है पॉलिश, इसका समझ लीजिए कि पॉलिश किया हुआ है। और उत्तल दर्पण में जो है अंदर के बाजू इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार। तो आप समझ जाएंगे कि उत्तल दर्पण है। और जो दाया साइड निकला हुआ होता है इस प्रकार पॉलिश उभार, तो ये जो है अवतल दर्पण है। और जिसके अंदर ही धंसे होते हैं उत्तल दर्पण है। तो आप ये दोनों यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसमें कुछ एक बात है जो आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है आप देख लीजिए लेफ्ट साइड होता है। किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है राइट साइड होता है। मैं लेफ्ट और राइट कहाँ से जो है गिन रहा हूँ, तो मैं अपने देसी अंदाज में। आप कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे, अपना लिपि कैसे लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं ना। तो हम इधर वाले को मतलब लेफ्ट मानेंगे, इधर राइट मानेंगे। तो इस दर्पण के अकॉर्डिंग देखिए, इस दर्पण को यहाँ से देखिए तो इधर से लेफ्ट में इसका फोकस दूरी है और उत्तल दर्पण में जो है राइट में फोकस दूरी है। दर्पण से हमें दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब कुछ बात याद रखिए कि यहाँ पे ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि लेफ्ट में है राइट में है, क्योंकि अवतल दर्पण में गुण होता है कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, रियल वाली, और इमेजिनरी इमेज भी बनता है, ठीक है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है इसमें हमेशा इमेजिनरी इमेज ही बनती है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। इतना बात आप नोट कर लीजिएगा 2 मिनट के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों बन सकती है, उत्तल दर्पण में खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। इतना बात आप नोट कर लिए। इसके बाद फोकस दूरी से परिचय करा दिया कि इसका जो है दर्पण से लेफ्ट की तरफ होता है, इसका फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण का दर्पण से राइट की तरफ होता है। अब लेफ्ट की तरफ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा और जो बताएगा कि दर्पण से बाईं तरफ है, बाईं किधर होगा, ये दर्पण से इधर है, अगर बताएगा कि ये बाईं तरफ है तो समझ जाइए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है इस दर्पण से इधर ही बनेगा, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी जब भी होगा तो भी में, यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बने ना तो आपका भी का जो वैल्यू लेना है ये निगेटिव में लेना है, ठीक है। जब वास्तविक प्रतिबिंब लिखा रहे और या फिर इस लैंग्वेज
इमेज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि दर्पण से बाईं तरफ बन रहा है, तो भी आप समझ जाएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अगर दर्पण से दाईं बोल देगा तो समझ जाइए काल्पनिक बन रहा है। तो या फिर ऐसा लिखा जा सकता है कि दर्पण के बाईं बन रहा है, या फिर ऐसा लिखा जा सकता है कि वास्तविक बन रहा है, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आई होप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, फिगर पे भी ध्यान दीजिए और बात पर भी ध्यान दीजिए। जो चीज समझ में नहीं ना उसे लिख लीजिए, बाद में डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या बताया कि जब भी दर्पण से अवतल दर्पण में बाएं तरफ प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं भी बनेगा, या फिर ये लिखा रहेगा कि वास्तविक बन रहा है, तो आपको भी का मान जो है निगेटिव लेना है। अब भी क्या होती है, तुरंत भूलना नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, और जब ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर कहीं पे मान लीजिए, तो आपको भी जो है पॉजिटिव लेना है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई इस अवतल दर्पण में। ठीक है, इसके बाद एफ हमेशा निगेटिव लेना है अवतल दर्पण में। ठीक है, एफ की जो वैल्यू है हमेशा निगेटिव लेना है, हमेशा निगेटिव लेना है। एफ की वैल्यू लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, एफ हमेशा निगेटिव। उसके बाद भी डिपेंड करेगा कि वास्तविक है कि काल्पनिक। वास्तविक है तो निगेटिव, काल्पनिक प्रतिबिंब है तो पॉजिटिव। वास्तविक कब होगा, काल्पनिक कब होगा बता दिया। अगर जो दर्पण से बाईं तरफ बनेगी तो वास्तविक बनेगी, मतलब निगेटिव भी लेना है। अगर दाईं तरफ बनेगी मतलब काल्पनिक बनेगी, इसका मतलब पॉजिटिव भी लेना है। इसके बाद अब एक क्या बच गया, अब बच गया आपका यू हमेशा निगेटिव लेना है। ठीक है, यू जो है आपका हमेशा निगेटिव लेना है दोनों दर्पण में। यू हमेशा निगेटिव लेना है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है, यू जो होती है वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही होती है। अब इतने से हमारा काम चल जाएगा। आइए, आई होप आप इतने बात तो समझ गए होंगे। अब उत्तल दर्पण में भी थोड़ा सा बात कर ले। उत्तल दर्पण में जो भी होती है ना, इसमें एक ही केस होती है, क्योंकि खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हमेशा पॉजिटिव, तो भी का मान जो है आपका हमेशा पॉजिटिव लेना है। यू का मान जो है हमेशा निगेटिव लेना है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। और इसमें फोकस दूरी भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि दर्पण से राइट बाजू में फोकस दूरी है। हमने कहा कि जब ये लेफ्ट बाजू में होगा ना, तब ये आपको निगेटिव लेना है। ये भी आप गांठ मान लीजिए। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब इधर बनेगा लेफ्ट में, तो आपको मैं बताया कि भी निगेटिव लेना है। तो इसमें वास्तविक बनता है इसलिए निगेटिव होता है, लेकिन उत्तल दर्पण तो इधर बनता ही नहीं है, तो इसमें खाली पॉजिटिव होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना टाइम हो गया, 7 मिनट तो यहीं खा गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। आप सीख लिए, टाइम थोड़ा देने के बाद भी तो बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब एफ का मान दे रखा है कितना, 20 दे रखा है। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो एफ का मान अवतल दर्पण में कैसा होता है, याद कीजिए, अभी आपने बनाया है, अभी आपने बनाया है। ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर एफ था। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब इधर के बाजू बन रहा है, तो निगेटिव लेना है, तो एफ तो निगेटिव होगा। एफ जो है बायां तरफ है तो निगेटिव 20 आ गया। इसके बाद क्या दिया है, अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, आपको भी निकालना है, और यू का मान भी दे दिया है। और यू कैसा, वास्तविक है, तो यू आपको जो है हमेशा तो यू निगेटिव लेना है। तो यू निगेटिव, यू का मान कितना है, 30। तो यू मैंने कहा अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हमेशा निगेटिव लेना है। और भी अभी कैसा निकलेगा, तो माइनस में निकलेगा, तो यहाँ पे नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए एक्स है तो माइनस एक्स है। अब करके आप निकाल लीजिएगा। तो आप कैसे करेंगे, 1/20 माइनस के। ठीक है, क्योंकि ये इधर है, इसका फोकस दूरी बाएं साइड है। टाइम लगेगा लेकिन बताऊंगा पूरा दोस्तों, जो जल्दी करना नहीं है, क्योंकि मुझे आपको ऐसा गुमराह नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, 1/v। तो 1/v का वैल्यू कितना है आपका, v का वैल्यू है जो मुझे निकालना है, x है, तो 1/-x। ठीक है, और बीच में होता है आपका प्लस। ठीक है, प्लस 1/-30। ठीक है, 1/-30। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप कर सकते हैं सॉल्व आराम से, और यहीं से इस x का वैल्यू आपको निकालना है। चलते हैं आगे, आप मुझे सॉल्व करके ये पोस्ट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना आंसर है। चलो मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x जो है ये माइनस में हो गया। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 1/30 हो गया, और इधर भी आपका जो है माइनस में 1/20 है। हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 1/x प्लस 1/30 हो जाएगा। और इधर से जो है माइनस 1/20 था तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब 1/x प्लस 1/30, 1/x बराबर 1/x प्लस 1/30 बराबर 1/20 था, है ना, 1/20 था। अब इधर लाके घटा दीजिए, 1/20 में से 1/30, आपका आंसर नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है।
चलते हैं आगे। आई होप आपको समझ में पूरा दर्पण एकदम अच्छे से आ गया होगा। 2-4 पॉइंट जो बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए, ठीक है। उत्तल दर्पण की जब भी बात होगी कैसे पहचानेंगे, ये बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक है। फोकस दूरी इसके बाईं तरफ रहती है दर्पण से, और जब भी बाईं तरफ रहेगी फोकस दूरी को निगेटिव लेना है, ठीक है। जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ये बाईं तरफ बनेगा, ठीक है, और जो काल्पनिक बनेगा ये दाईं तरफ बनेगा। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगी तो भी का जो मान है वो पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी तो भी का मान आपको निगेटिव लेना है। इतनी सी बात याद रखनी है। उत्तल दर्पण में कोई टेंशन नहीं है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेना है, भी जो है हमेशा पॉजिटिव लेना है, और यू हमेशा निगेटिव लेना है। यू चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा निगेटिव लेना है। इतनी सी बात आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। वास्तविक यही सवाल था। अब और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 31 जनवरी 1992 में हुई थी, ठीक है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है रेखा शर्मा, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए तो 90 मारिएगा, 1990। क्यों भैया? इसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। बच्चे क्या करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पूछा और 92 मार के आ गए और यहाँ पे घर पे आके मिलाए तो माथा पे हाथ रखे। तो ऐसा नहीं करना। अधिनियम 90 में और बना था 92 में। एक प्रश्न यहाँ पे है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो ये कूचिकल जलप्रपात है। कूची लिखा है, ये कूचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर कर्नाटक में है। पहले जो है जोग या गोरसप्पा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। जोग या गोरसप्पा या इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। ये शरावती नदी पर है और ये भी कर्नाटक में है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसलिए लिखा हूं कि इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ठीक है। नियाग्रा जो ओरिजिनल वाला है ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, लेकिन भारत का नियाग्रा जो है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गंगा, घाघरा। इसमें से जो है आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सबका जो है आपका उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है, ठीक है। ये भारत से नहीं निकलता है, ये भारत के बाहर से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर से, ठीक है। हालांकि बाहर भारत में बहती है। उसके बाद घाघरा नदी जो भी है ये भी तिब्बत से निकालती है, लेकिन ये हिमालय से सटे हुए तिब्बती से निकलती है। और ये सब तीनों नदी जो है ये हिमालय के परे की नदी है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ गंगा नदी जो है ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो देव प्रयाग में मिलके गंगा बनती है। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी मिल जाती है देव प्रयाग में, तो गंगा कहलाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वन्य जीव सुरक्षा हेतु दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत और पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है 2013 ईस्वी से, ठीक है। तो इसमें भी आपको याद रखना है। इसके बाद राज्य स्तर पर यह पुरस्कार मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार भी देती थी। सर्वप्रथम इन्होंने ही चालू किया, बाद में सरकार ने इसे अधिकृत किया, ठीक है। ये जो है आपको चिपको आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त किया था। ये चिपको आंदोलन जिस प्रकार हुआ था ना, वृक्ष कटाई पे रोक लगाए थे सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयास से, तो इसी प्रकार से चिपको आंदोलन ही समझिए, और सबसे पहले राजस्थान से उठा था, ठीक है। साथ ही साथ एक प्रश्न आता है कि बिश्नोई समाज कहाँ की है? तो ये भी राजस्थान के, जैसे आप आर बिश्नोई को जानते होंगे, फास्ट बॉलर है, ठीक है। तो यही राजस्थान से संबंधित है। एक पिको आंदोलन है, ये भी चिपको आंदोलन जैसा ही है, पेड़ से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण ये भी संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। तो आपको तीनों चिपको आंदोलन का फॉर्म यहाँ पे पता हो गया है। एक प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, क्योंकि इस फॉर्म में क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया। पंचायत से तो सब दिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन महिलाओं वाला नहीं पूछा गया है। तो ये 73वें संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। यह अधिनियम बनती है। लागू कब होता है? 93 में लागू होता है और 24 अप्रैल को लागू होता है। इसीलिए जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सिंघवी समिति, ये सब पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समितियां हैं, जिसमें जो है अशोक मेहता त्रिस्तरीय है, और आप माफ कीजिएगा, अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय है, और बलवंत मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय लागू करवाने के लिए सिफारिश किया था, ठीक है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद पंचायती व्यवस्था को अनुसूची 11 में रखा गया और यहाँ पे 29 विषय शामिल है, ठीक है। उसके बाद भाग 9 में भी पंचायती जो व्यवस्था है इसकी बात कही गई है। इसके बाद आर्टिकल 40 और 243 के ओ तक सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है पंचायती राज व्यवस्था का हेड क्वार्टर, तो हैदराबाद में हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि पंचायती सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। कोई पूछा कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। और पंचायत का जो चुनाव होता है राज्य चुनाव आयोग करवाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैं ये इसलिए रख लिया हूँ फिर से कि आपको रिकॉल करा दूं। फिर से F बराबर फोकस दूरी, ये याद रखना है। एग्जाम में कोई नहीं बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको खुद करना है।
v बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, आपको जो है प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर जो होता है ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाती है, वस्तु की दूरी हो जाती है। चलते हैं आगे। एक यहाँ पे ओम के नियम से फिर से न्यूमेरिकल रख लिए हैं, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जब भी टाइम मिलता है आप लोगों पे बिताता हूँ अपना टाइम, तो आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, थोड़ा सा लाइक कर दे, थोड़ा सा शेयर कर दे, अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे, अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं सीख रहे हैं हमसे तो बिल्कुल लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 प्रतिरोध लगाया गया है, किस क्रम में, समानांतर क्रम में, और बैटरी कितने वोल्ट की है, तो 10 वोल्ट की है। इधर यहाँ पे कहीं कहीं विभवांतर भी लिख देगा, तो आपको जो है ये नहीं होना है कि भैया ये क्या लिख दिया, ठीक है, क्योंकि विभवांतर का भी वोल्टता में ही मापते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि भी बैटरी है, आपको समझ के चलना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। धारा जो है आई होता है, इसे एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आर आई होता है। उससे पहले आपको क्या टोटल प्रतिरोध निकालने की फॉर्मूला आनी चाहिए, तो मैं बताया हूँ श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध कितना होता है, RT लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, अगर 3 है तो 5 होगा, तो 5 बार जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर समांतर क्रम में है तो 1/R टोटल लिख दिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यहाँ 3 है, अगर 10 को होता है तो 10 बार लिख देते, ठीक है। इससे R निकाल लेंगे। आप लोग मुझे ये क्वेश्चन का जवाब जरूर बताइएगा, तब मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ाता हूँ इससे आपको सही में फायदा हो रहा है या नहीं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे रखे हमने कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो F बराबर R/2 होता है, इसी में आपको रख देना है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, फोकस दूरी 30 दे दिया है, तो F/2 हो जाएगा, तो 60 नहीं हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। चलते हैं आगे। और भी कुछ रखे हैं क्या प्रश्न, हाँ यहाँ पे और भी प्रश्न है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस में सीधे बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि द्रव में परिवर्तित नहीं हुआ, डायरेक्ट ठोस से जो है गैस में चला गया, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे। ठोस से जो गैस में हो जाता है इसे तो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कहाँ गया भैया, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर वगैरह, कपूर को आप रख दीजिए और खोल के हवा में देखिएगा गैस उड़ जाएगा, ठीक है। नेफ्थिलीन भी हो जाता है इस प्रकार का, ठीक है। तो कपूर और नेफ्थिलीन की गोली रखते हैं ना, बेसिन वगैरह में रख देते हैं, देखते हैं अब उड़ जाता है ना, तो ये ऊर्ध्वपातन विधि होता है कि उड़ जाता है, कि ठोस से सीधे गैस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने टैप करना चाहा है, हालांकि मिसप्रिंट है कि द्रव्य से डायरेक्ट गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको निक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। निक्षेपण कहते हैं कि भैया हवा था और डायरेक्ट बन गया इतना बड़ा गोला ठोस, तो इसको कहते हैं निक्षेपण, ठीक है। अब एक नीचे जो दो मतलब सूचना रखें, इसको आपको ध्यान से सुनना है। ठोस पदार्थों में जो ऊष्मा का संचालन होता है ना, ये चालन विधि से होता है। जो भी ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, इसमें जैसे मान लीजिए आप केतली को गर्म कर रहे हैं आग पे, और ये जो है मेटल की होती है तो गर्म होगी, तो ये ठोस है, कोई भी ठोस ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, तो गर्म जो होता है ना, तो इसके अंदर जो ऊष्मा का प्रसार होता है ना, ये चालन विधि से होता है, ठीक है। और जो द्रव और गैस होता है ना, उसमें संवहन विधि से होता है, संवहन विधि से जो होता है ऊष्मा का प्रचार होता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पृथ्वी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो आपका आंसर होगा विकिरण के विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों बात याद रखना है। न्यूमेरिकल वाला जरूर करना है सभी को, और जो है पहला दर्पण वाला है, नहीं समझ में तो बताना, ठीक है। भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो 1952 में किया था। ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया था ये कार्यक्रम, और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। तो आपको ऐसे पूछे या ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना चलाई गई, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल कब रहा, 51 से 56। किस पर जोर दिया गया, तो कृषि पर जोर दिया गया। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भारी उद्योग का मतलब योजना कहा जाता है। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। 56 से जो है 61 तक इसकी जो है ईस्वी रही थी। तो आपको ये बात सब ध्यान देना है। इसमें 3 फैक्ट्री लगाया गया, दुर्गापुर, राउरकेला और ये अपना भिलाई। तो दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल के सहयोग से लगाया गया था, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था जो उड़ीसा में है, और भिलाई पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। इनमें से किस जंतु में जल में सांस लेने के लिए क्लोम होते हैं, ठीक है, तो ऑक्टोपस है, डॉल्फिन है, व्हेल है। तो इसमें से राइट आंसर जो है ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में जो है गलफरे के अंदर एक क्लोम बनी होती है जो उसे जल में सांस लेने के लिए प्रेरित करती है। वैसे मछली जो है, मछली गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। इसे गल्फर भी कहते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। थोड़ा ये स्टैंडर्ड वर्ड है और ये थोड़ा लोकल वर्ड है और कुछ नहीं है। तो मछली जो है गिल्स या गलफरा सांस लेते हैं, और जो अपना ऑक्टोपस है ये भी जो है सांस लेते हैं क्लोम से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑक्टोपस हो जाएगा। डॉल्फिन और व्हेल को जो है स्तनधारी के वर्ग में रखा गया है, और आप जानते हैं कि सृष्टि का सबसे भारी स्तनधारी जो है व्हेल ही होता है।
तो ये व्हेल जो व्हेल के बारे में तो कुछ नहीं, तो व्हेल किससे सांस लेते हैं बात आपके मन में आ सकता है। तो इसके मुंह के ऊपर एक नथुना बना रहता है, नथुना जैसे जैसे शुगर का नाक रहता है ना, वैसे इसके मुंह नाक के ऊपर ऐसा रहता है, सर के ऊपर, तो इसी से ये सांस लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलफड़ा नहीं होता है। ऑक्टोपस में 3 गो हृदय होता है, हार्ट होता है, अभी अभी किसी एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, डॉल्फिन व्हेल जो है स्तनधारी कैडर में है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा बेसिक मकसद था इस वीडियो बनाने का कि आपको जो दर्पण वाला न्यूमेरिकल है इसको सिखाना है और आपको सीखना है। जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया इसको आपको जो है अच्छे से नोट कर लेना है। थोड़ा और 1 मिनट में एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और लंबा हो जाएगा और क्या होगा, लेकिन आप सीख तो लोगे। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया दर्पण, ये रहा दर्पण। इसमें मैंने मोटे मोटे बात क्या बताया फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिखो। ठीक है, ऐसा रहता है जब बाहर की तरफ आपकी इसकी पेंटिंग निकला हो तो समझ जाइए, मैं तो देसी भाषा में ही बोलता हूँ कि ये अवतल दर्पण है। इसके दर्पण से बाएं तरफ फोकस दूरी होती है और जब भी बाएं तरफ फोकस दूरी होगी आपका एफ का मान भी निगेटिव लेना है। ठीक है, एफ का मान निगेटिव लेना है। मैंने कहा यू का मान चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो हमेशा आपको निगेटिव ही लेना है। यू का मान जो है हमेशा आपको निगेटिव ही लेना है, यू का मान। ठीक है, तो यू का मान हमने निगेटिव ले लिया। ठीक है, यू का मान हमने निगेटिव ले लिया। ठीक है, इसके बाद एक बचता है भी। तो अवतल दर्पण में भी के 2 केस हैं, अगर प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है बाएं तरफ, या फिर लिख दे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बाएं तरफ ही बनेगी, तो भी का मान जो है आपको निगेटिव लेना है। अगर प्रतिबिंब कह दे कि काल्पनिक बन रहा है अवतल दर्पण में तो ये दाईं तरफ बनेगी, तो भी का मान आपको पॉजिटिव लेना है। इतनी सी बात अवतल दर्पण में है। उत्तल दर्पण में क्या है, एफ हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये दाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, इसके बाद यू का मान जो है हमेशा दोनों दर्पण में निगेटिव ही लेना है और भी में इसमें एक ही केस होता है, खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो भी पॉजिटिव ही लेना है। बस इतनी सी बात है। आप इतनी सी बात को नहीं हुआ तो लिख लीजिए, 1-2 बार कर लीजिए और खुद से न्यूमेरिकल बनाइए, आपसे बनेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।